Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हमें एक बात तो अंडरस्टूड रहती है, एक बात क्लियर रहती है कि जब भी भारत में कभी किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार को तो दुख होता है, समाज को तो दुख होता है, लेकिन एक वर्ग है जो हमेशा उस पर राजनीति करने को आतुर रहता है। मनु भंडारी का जो उपन्यास है महाभोज, वो भी दरअसल इसी प्रकार की एक राजनीति, इसी प्रकार के एक मृत्यु पे होने वाले महाभोज को कहीं ना कहीं राजनीति और लोकतंत्र के पर्सपेक्टिव से आपके सामने रखता है। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में ये उपन्यास जो प्रश्न पत्र 2 का जो खंड ख है, यानी कि जो जहाँ पे हम गद्य पढ़ते हैं वहाँ पे एक उपन्यास के तौर पे है जिसे हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। इस पे ही मैं इसके जो लोकतंत्र के आईना वाला पर्सपेक्टिव है उस पर मैं आपसे बात करूंगा और अंत तक हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह उपन्यास न सिर्फ भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व में जो राजनीति होती है, खासकर जब किसी के मरने पर लोग उस पर रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में कैसा बात करता है। ठीक है, अभी इन्होंने 1979 में, मनु भंडारी जी ने 1979 में ये उपन्यास लिखा था। और बड़ी बात ये कि जब हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करते हैं तो एनएसडी में इस पे नाटक मंचन भी हुआ है। तो ये अपने आप में वाहिद एक ऐसी रचना है जो नाटक और उपन्यास दोनों के रूप में बड़ी प्रचलित हुई। और 1979 यानी कि 1970 का दशक, यानी कि भारत में इमरजेंसी लग चुकी थी और राजनीति के प्रति लोगों की वो जो एक छवि थी कि लोग समझते थे कि ये हमारे हमेशा ही रक्षा करेंगे, लोकतंत्र के रक्षक हैं, वो छवि कहीं ना कहीं हल्की सी टूटी थी। तो आज हम उस पर ही बात करेंगे। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे मिल जाएगा। इट्स विकास लाइव मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी जुड़ जाइए, स्वागत है। और हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के स्टूडेंट्स के लिए ये अंत में, वीडियो के अंत में एक स्पेशल बात है, अनाउंसमेंट है, वो मैं आपको कह के जाऊँगा, प्लीज़ उसको जरूर सुनिएगा। ठीक है, मैं ही हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ और हिंदी साहित्य के बारे में कुछ बातें करके जाऊँगा। ठीक है, चलिए। अभी महाभोज जो उपन्यास है मनु भंडारी का 1979 में रखा गया, क्या है कि लोकतंत्र का असली चेहरा क्या है, जहां पे आप जाति की बात करते हैं, जहां पे आप एक प्रकार से वो ना समाज में एक जो गंध फैल जाती है, जहां पे कुछ वर्ग अपने को बहुत बड़ा और अगले वर्ग को छोटा मानने लगते हैं, और फिर जब उस पर राजनीति होने लगती है कहीं ना कहीं उसको बताती है। और कहीं ना कहीं उससे जो पुलिस का गठजोड़ यानी कि जो शासन का गठजोड़ हो जाता है उसके बारे में भी बात की जाती है। दास साहब जो उसमें मुख्यमंत्री के किरदार में है, शुक्ल जी जो उनके अपोनेंट हैं, या सिन्हा साहब जो पहले डीआईजी रहते हैं और बाद में धांधली करते हुए, केस को मोड़ते हुए आईजी का पद संभाल लेते हैं। और हर जगह पे खुशियों की लहर होती है, सिवाय उस व्यक्ति के जिसके घर में मृत्यु हुई, सिवाय उस व्यक्ति के जिनके घर के लोग आग में जल गए, या बिंदा के जो दरअसल सबको न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहा था, है ना। तो यूपीएससी का संदर्भ क्या है कि जब हम संवैधानिक आदर्शों की बात करते हैं तो जमीनी हकीकत पे भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। ये उपन्यास दरअसल उसी दिशा में बात करता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अब देखिए, दास साहब ये अवसरवादी नेतृत्व करता है, ये मुख्यमंत्री हैं, इनकी हर जगह पे सहानुभूति जो दिखा देते हैं वो इनकी पूंजी है। ठीक है, उसके अलावा पत्रकार में भी 2 वर्ग हैं। एक वर्ग वो जो कहीं ना कहीं सच्चाई को सामने रखने का प्रयास कर रहा है, एक वर्ग वो जो दरअसल सच्चाई को सत्ता के पक्ष में मोड़ने का या सच्चाई को मिटाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पुलिस, जहाँ पे एक सक्सेना साहब हैं जो वहाँ पे एज एन आईपीएस अधिकारी आते हैं, लेकिन बाद में बहुत दबाव होता है उन पे पड़ता है और वो फिर भी अपनी आदर्शों पे, सच्चाई पे काम आगे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, न्याय की बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे बिसेसर है, बीसू है, जो जिसकी मृत्यु से ये उपन्यास शुरू होता है, जो दरअसल कुछ दिनों पहले गांव में जो आग लगी थी, उन आग के जो लपट के जो लोग झुलस गए थे, जो पीड़ित थे, उनको न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा था बीसू। यह हम बात करें बिंदा की। अब देखिए, बिंदा के यहाँ पे महिला की फोटो लगा दी। बिंदा एक पुरुष है, बीसू का दोस्त है, जो दरअसल इस सिस्टम यानी कि जो वो सिस्टम जो दलितों को प्रताड़ित करता है उसको ओपन करने के लिए बहुत प्रयास करता है, अपने मित्र बीसू को न्याय दिलाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन अंततः राजनीति क्या करती है, इस बिंदा को ही, अब बिंदा एक पुरुष है, यहाँ पे महिला का चेहरा आ गया है, इस बिंदा को ही दरअसल जुल्मी साबित कर देता है, उसको ही अपराधी साबित कर देता है और उसको ही जेल के कटघरे के पीछे डाल देता है ना। अब क्या है,
विशेषर की संदिग्ध मृत्यु होती है, शोक का नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ का विषय बन जाती है। यानी कि वहां दास साहब को लगता है कि कहीं इसका मिसयूज ना हो जाए, शुक्ल साहब जो ओपोनेंट है उन्हें लगता है यार क्या मस्त हमें विषय मिल गया है, इसी मुद्दे पे सरकार को घेरेंगे चूंकि चुनाव होने वाले हैं। व्यंग क्या है कि महाभोज का आयोजन क्या होता है। अब जैसे आपने देखा होगा अक्सर गांव वगैरह में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो महाभोज होता है। बेसिकली तेरही की जिस भोज की बात कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, गांव में कई बार उनको महापात्र या महाब्राह्मण इस प्रकार से कहा जाता है, तो वहाँ पे महाभोज होता है। दरअसल वो एक शोक भोज होता है किसी के मरने पे। लेकिन यहाँ पे जो महाभोज है किस पे है, यो तो विशेषर भी मरा है, ये तो वो कुछ लोग दलित लोग भी उस आग की लपट में आके मरे हैं। लेकिन दरअसल मरा क्या है, यहाँ पे मरा है लोकतंत्र का ज़मीर, यहाँ पे मरता है दास साहब या जो आईजी सिन्हा जैसे लोग हैं उनका ज़मीर, है ना। लेकिन फिर भी जो इसका एक पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, जहाँ पे जो दास साहब हों या सिन्हा जी हों, ये सब खुशी मनाते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसी के मरने पे लोग खुश हो जाते हैं ना, उसी प्रकार से जो लोकतंत्र के मरने पे, किसी दलित के मरने में, किसी व्यक्ति को जिसको न्याय मिलना चाहिए उसके मरने पे जिस प्रकार से लोग खुश हो जाते हैं, उसकी ही खुशी पे एक प्रकार के भोज को वहां पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो जीविका नेताओं के चुनावी प्रदर्शन के लिए होता है, इसका बात यहाँ पे की गई। ठीक है, अब क्या है, सहानुभूति की राजनीति क्या होती है। सहानुभूति की राजनीति, अब जब दास साहब फिर गांव आते हैं, जब उन्हें पता चलता है, गांव आते हैं तो एक उसमें सीन है जहां पे वो दास साहब जो हैं वो बीसू के फादर को अपने कार में बैठा लेते हैं और पूरे गांव में सहानुभूति हो जाती है, अरे यार मुख्यमंत्री साहब कितने दयालु हैं। जबकि उन्हीं मुख्यमंत्री साहब के पार्टी का एक व्यक्ति जो रावर जिसका नाम है, जो दरअसल उस अग्निकांड का मुख्य मास्टरमाइंड है, और वही व्यक्ति है जिसने बीसू को भी मारा है जहर, चाय में जहर मिला के। लेकिन फिर भी उस जहर मिलाने वाले व्यक्ति के पार्टी की संलग्नता को कोई नहीं देखता। लोग इसको देखते हैं कि मुख्यमंत्री साहब कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और आजकल राजनीति यही करते हैं, है ना। तो क्या है कि नेताओं द्वारा दलित भावनाओं का दोहन होता है, लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण नदारद होता है। अगर वो सशक्ति हो जाएंगे तो फिर आप राजनीति किस पे करोगे। सहानुभूति को वोट में बदलने की राजनीति है, न्याय दिलाने की बात कोई नहीं करता, न महाभोज में न इस समय के लोकतंत्र में, है ना। जैसे दलित अत्याचारों के बाद नेताओं के दौरे होते हैं और मुआवजे की घोषणाएं होती हैं। यार इस बात को इंश्योर कर दो ना कि इस प्रकार के गांवों में इस प्रकार की घटनाएं ही ना हो, किसी दलित का शोषण ही ना हो, या किसी भी वर्ग का शोषण ही ना हो। बाद में आप सहानुभूति दिखाने चले जाते हैं कि गुरु हम सबसे ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ना। अब है क्या कि अगर हम यहाँ पे पूरे समीकरण को देखें तो इट्स ऑल अबाउट वोट बैंक। ये सिर्फ बात करता है वोट बैंक की। और ये क्या है कि जब किसी जाति और उस जाति के साथ जब कोई त्रासदी हो जाती है तो हमारे आपके लिए त्रासदी है, उस समाज के लिए त्रासदी है, उस घर के लिए त्रासदी है। पर कुछ नेताओं के लिए, कुछ गिद्ध जैसे नेताओं के लिए ये क्या है, वोट बैंक है। यहीं पे उनको राजनीति करनी होती है। ठीक है, रंजी कोठारी का एक सिद्धांत है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का राजनीतिकरण। यानी कि जाति सिर्फ समाज को सुधारने की दिशा की बात नहीं है। जाति के राजनीतिकरण का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये सत्ता या राजनीतिक जो बड़ी पोस्ट है वहां तक पहुंचने का एक सीढ़ी या एक माध्यम का काम कर जाती है। आपने किस प्रकार से किस जाति से निचोड़ निकलवा लिया और किस प्रकार से उनके वोट बैंक पे चढ़ के आप सत्ता तक पहुंच गए, सत्तासीन हो गए। ठीक है, वास्तविक संदर्भ क्या है, असगर और खाम जैसे फॉर्मूलों, खैर ये तो मैंने अपनी क्लासेस में कई बार बताया है कि चीजें इस प्रकार से नहीं चलती हैं। चीजें इस प्रकार से चलती हैं कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो न्याय के बहाने आप वोट तलाशते हो, है ना। न्याय देने के बहाने आप दरअसल उनसे वोट तलाशते हो। सहानुभूति के बहाने आप लॉन्ग टर्म जो राजनीतिक आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं आप उनको वहां पे बताने का प्रयास करते हो, है ना। चलिए बात करें तो क्या है दलित नेतृत्व सहचयन क्या है। बिंदा की त्रासदी क्या रहती है, क्रांतिकारी आवाज जिसे सिस्टम मोहरा बना देता है। मतलब ये व्यक्ति अपने जो बिंदा है वो अपने मित्र बीसू को न्याय दिलाने का प्रयास करता है, और अपने मित्र बीसू को न्याय दिलाने के एवज में क्या होता है, खुद इसको ही बीसू का हत्यारा घोषित कर दिया जाता है, ये कह के कि इसका बीसू का इसकी पत्नी से अवैध संबंध चल रहा था, और इस कारण बीसू को पता लग गया था और बीसू को मारने के लिए इसने उसके चाय में जहर मिला दी। मतलब जो व्यक्ति अपने मित्र को न्याय दिलाने जा रहा था उसकी हत्या का आरोप ही उस बिंदा पे लगा दिया गया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन तो मिला लेकिन पावर नहीं। हाँ सही बात है, उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसका कोई
कभी भी अगर इस प्रकार के लोग सत्ता में आ जाएंगे तो फिर तो वो अपने न्याय करने लगेंगे। अगर वो न्याय करने लगेंगे तो सबल हो जाएंगे तो फिर राजनीति किस काम पे, है ना। विरोधाभास क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर की संकल्पना है उसके ठीक विरुद्ध है। वो चाहते थे इस तरह की बातें, लेकिन आजकल सिर्फ राजनीतिक टूल होकर रह गए हैं जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो उसी को कहीं ना कहीं महाभोज में यहाँ पे दिखाया गया है ना। इसके अलावा पुलिस राजनीतिक गठजोड़ भी देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14 कहता है समानता की बात, है ना। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन के अधिकार जो है वो किस प्रकार का हो, वो गरिमामय जीवन का अधिकार हो। लेकिन जब हम यहाँ पे पुलिस और नेताओं की संलिप्तता देखते हैं, जहाँ पे जो दास साहब हैं वो सिन्हा जी को बोलते हैं कि इसको यार मैनिपुलेट करो। एक व्यक्ति जो सक्सेना नाम का है, जो पुलिस अधिकारी है, जो सही तरीके से न्याय करने का प्रयास करता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इसका मतलब खुद पुलिस के रास्ते में आ रही है ताकि राजनीति का रास्ता प्रशस्त हो सके, ठीक है। तो पुलिस निष्पक्ष जांच के बजाय क्या करती है, सत्ताधारी जाति के दबाव में या सत्ताधारी लोगों के दबाव में क्या है, काम करने लगती है। अब प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, उसमें अब ये देखिए थोड़ा जीएस का पॉइंट भी है कि इस प्रकार के, मैं हर बार जब पुलिस रिफॉर्म्स की बात करता हूं तो मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूं कि ऐसे कितने ही रिफॉर्म्स की बात हो चुकी है। चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बात करें, हम बात करें प्रकाश सिंह बनाम ये जो भारत संघ का वाद है 2006 का, तो ऐसे कितनी ही संकल्पनाएं, इतनी ऐसे मलिमत कमेटी, कितनी सारी चीज़ें आ चुकी, लेकिन क्या सुधार हुआ है। खासकर हम पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं, बहुत सा सुधार अपेक्षित है। न सिर्फ पुलिस वालों का रवैया कैसा हो, बल्कि पुलिस वालों के खुद के लिए भी, ताकि उनका भी वेलबींग बेटर हो, उसकी बात भी नहीं की जा सकी, है ना। अब क्या है, मीडिया क्या है, आधा सच और आधा झूठ दिखाती है। अब उसी जब हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसको चौथा खंबा कहा जाता है, तो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में काम करता है। आज के समय में जब हम मीडिया की बात करते हैं, जो मीडिया पार्शियल है, जिसको आजकल गोदी मीडिया, दागी मीडिया, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, पेड मीडिया कहा जा रहा है, ये मीडिया ऐसा नहीं है कि अभी अस्तित्व में आया है, ये पहले से भी अस्तित्व में था। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उसी प्रकार की मीडिया का जिक्र है, जो दरअसल सच्चाई को, जिसका काम उद्देश्य है कि सच्चाई को सामने लाया जाए, पर दरअसल वो क्या कर रहा है, वो खुद सच्चाई को छुपाने का प्रयास कर रहा है, ताकि जो सत्ताधारी दल हैं उनके साथ उनका क्या हो सके, उनका भला हो सके, है ना, या उनके लिए वो काम आ सके, ताकि बाद में उनको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मिले और उनको पैसा मिल सके, ठीक है। लोकतंत्र का महाभोज क्या है, प्रतीकवाद है, सिंबोलिज्म है कि भोज नेताओं के लिए है, जनता के लिए नहीं है। और दरअसल है यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कई जो रैलियां हैं उनसे निकलता पैसा है ना, आरक्षण, उस पर वो भोज कर रहे हैं, किसी दलित की मृत्यु पे भोज कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जबकि महाभोज दरअसल शोक का भोज होता है ना। असली मुद्दा सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है, सब्सटेंसिव जस्टिस जो है जिसको हम की बात करते हैं उसके अगेंस्ट में। विडंबना ये है कि जहाँ पे गरीब की मौत पे शोक होना चाहिए, वहाँ पे गरीब की मौत भी एक दावत का सबब बन जाती है और दावत होने लगती है ना, इस प्रकार की चीज़ें। अब उपन्यास से हम यथार्थ तक की बात करें तो क्या है कि ऊना और हाथरस जैसी घटनाएं इसी प्रकार का प्रतीक है। राजनीति हुई, मृत्यु हुई लोगों की, लेकिन उस पर राजनीति की गई, ठीक है। अब SC/ST के बहुत सारे SC/ST एक्ट है, SC/ST से जुड़े बहुत सारे आंकड़े NCRB में आप देख सकते हैं, जहाँ पे दलितों के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है, लेकिन क्या उस अत्याचार के बाद इस प्रकार के आंकड़ों में सुधार आया है? नहीं। आप NCRB के डेटा में देखेंगे कि लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग उस प्रकार के वीडियोस को, फोटोज को पब्लिक भी कर दे रहे हैं, सोशल मीडिया में भी डाल दे रहे हैं। तो क्या है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अनकहा मैनुअल है राजनीति का, जो महाभोज में दिखाया है कि जाति को जिंदा रखो, सहानुभूति भेजो, तंत्र पे कब्जा करो, मीडिया मैनेज करो, और फिर क्या है, जीत किसकी है? जीत आपकी है, आप जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने हर उस चीज को, हर उस बात को, हर उस सेक्शन को मैनेज कर लिया है जो दरअसल आपके अगेंस्ट जा सकता था। और वैसे हम हमेशा कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो, ये सब जब अपना काम अच्छे से करेंगे तो लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता है। लेकिन जब हम इसके इतर कुछ और विषयों पे बात करते हैं कि क्या ये चीज़ें हो रही हैं, या इनके साथ जो पुलिस फोर्स है वो क्या इस प्रकार से काम कर रही है, या उसी लोकतंत्र का जो चौथा खंबा है मीडिया, क्या अपना काम सही से कर रहा है, उत्तर मिल के आता है कि नहीं, उस प्रकार की चीज़ें नहीं हो रही हैं। दैट इज़ वाई हम महाभोज उपन्यास में बार बार इसका जिक्र देखते हैं ना। समकालीन प्रसंग तक क्या है, अब देखिए आजकल जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। तमाम मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं करना, क्योंकि जब जातिगत जनगणना आएगी तो फिर जाति पर राजनीति और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में उन्होंने कहा कि आरक्षण के भीतर न्याय की बात। अब देखिए, न्याय को और आरक्षण को
की जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि आरक्षण आजकल उतना जस्टिफाइड नहीं रह गया है, लोग उस पर प्रश्न करते हैं, जबकि लोग अभी भी भारत की असलियत नहीं जानते। निश्चित तौर पे आरक्षण में और सुधार की ज़रूरत है, लेकिन वो सुधार कभी भी ये ना हो कि आरक्षण हटा दिया जाए। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको अभी भी आरक्षण की ज़रूरत है, लेकिन फिर वही बात कि वे लोग जो इस पर पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो चमचमाती रहे, बस उसका प्रयास करते हैं। दरअसल जिसका लाभ उनको इसका लाभ जिसको मिलना चाहिए, उनका लाभ मिलने से उनको कोई मतलब नहीं है ना। तो क्या है कि साधन बदल गए हैं पर साध्य वही है, ठीक है। डेटा के तरीके बदल गए हैं पर साध्य वही है, जो वोट करने की बात हो जाती, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यस, उपन्यास में जो शोषण का चित्र गहरा है, ठीक है, प्रतिरोध कमजोर है। एक बिंदा का प्रतिरोध दिखता है, एक सक्सेना साहब का प्रतिरोध दिखता है, ऊपर से वो जो पत्रकार है उनमें से एक पत्रकार का प्रतिरोध दिखता है। बाकी सब सत्ता के पक्ष में ही बात करते हैं। इवन जो विपक्ष है वो भी सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर देखता है इस प्रकार की घटना को, न सिर्फ उसके लिए खड़ा होने का वो प्रयास नहीं करता है ना। उसके अलावा गोपाल गुरु, शर्मिला रे, खैर दलित केवल पीड़ित नहीं बदलाव के कर्ता भी हैं, ऐसा कहा गया। अब यस, बहुत जगहों पे हमने बदलाव होते देखा है, लेकिन वास्तविकता में इस उपन्यास की बात करें तो बहुत बदलाव हमें होते दिखते नहीं। खैर, वर्ग और लिंग के जटिल आयामों की भी कमी यहाँ पे बताई गई है, उन पर भी बात कहीं ना कहीं की गई है। जिस उपन्यास को हम आज पढ़ रहे हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं, महाभोज, ये उपन्यास इस समय हिंदी साहित्य जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें चल रहा है। अगर आप हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बस इतना बताते चले कि हिंदी साहित्य का ये जो बैच है 19 जून से शुरू हो रहा है ना, 19 जून से ये बैच शुरू हो रहा है। और अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस जो क्या कहते हैं वीडियो के नीचे लिंक होगा, वहां से आप स्टडी IQ पे जाके उससे जुड़ सकते हैं। मेरा कोड विकास लाइव उसका प्रयोग कर लीजिए, या एट द सेम टाइम आप हमारे ऐप पे भी जाके विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और हिंदी साहित्य के इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो कोड है, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 19 जून से जो आपका बैच है वो शुरू हो रहा है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, PDF यहीं पे मिलता है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए। UPSC का सारा डिस्कशन मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको कोई समस्या है, कुछ बात है, आप मुझे मैसेज कीजिए, यहाँ पे आपसे बात की जाएगी और हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का नया बैच 19 जून से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो वैकल्पिक विषय रहा वो हिंदी साहित्य रहा। अगर आपको इस पर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको कोर्स से रिलेटेड हर विषय पर आपको क्लियरेंस दे दूंगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। Study IQ IAS, making India smarter and better.